अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बिलाल हैदर चट्टा के साथ। आज के इस अहम पॉडकास्ट के अंदर हमने मदऊ किया एक इंतहाई अहम शख्सियत को, मायनाज़ और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन्स आजकल बहुत ज़्यादा लोग इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जा भी रहे हैं और बहुत से ट्रीटमेंट्स ऐसे करा रहे हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, पहले गुज़िश्ता दौर में अगर हम 2-3 डेकेड्स पीछे चले जाएँ तो प्लास्टिक सर्जन्स का काम बहुत कम होता था। अब कुछ फ़ैशन भी बन गया है और लोग बहुत ज़्यादा इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे आखिर इन ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर अफ़ज़ाल बाजवा उनका नाम है और प्लास्टिक सर्जरी के मैदान में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं डॉक्टर साहब ने। ना सिर्फ खिदमात सर अंजाम दी हैं बल्कि तहकीकी मैदान में भी नुमाया जो है मकाम हासिल किया है। इन्वेंशंस कर लेना, दुनिया के अंदर अगर दुनिया की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 0.02% यानी कि 0.02% वो लोग हैं जो पेटेंट होते हैं, यानी कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं, कोई चीज़ दरियाफ्त कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये सिर्फ 0.02% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से। और उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं और उनका पेटेंट अप्रूव हो जाता है और दुनिया मानती है, फिर दुनिया ओवरऑल उसको यूज़ करती है कि आखिर ये जो डिवाइस आपने बनाई, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये ठीक था और इसको फिर पेटेंट रजिस्टर भी हो गया और इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र डॉक्टर अफ़ज़ाल बाजवा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं दोबारा नाज़रीन को बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब की 18 डिवाइसेस अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र हैं। 18 डिवाइसेस डॉक्टर साहब पेटेंट रजिस्टर करवा चुके हैं, जो डिवाइसेस प्लास्टिक सर्जरी में और डिफरेंट सर्जरी के अंदर यूज़ होती हैं। अपनी बात का आगाज़ करूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, प्रोफेशन ऑफ मेडिकल और फिर स्पेशली कमिंग टू द प्लास्टिक सर्जन, कैसे शौक पड़ा सर ये? एक्चुअली सर्जरी वाज माय क्रेज। राइट। मैं अगर शुरू से ही मतलब ऑनेस्ट कमेंट करूं तो मेडिकल कॉलेज में ज़ाहिर है आना एक, अब भी आप देखें तो मोस्टली लोगों का, बच्चों का या पेरेंट्स का भी होता है कि बच्चा डॉक्टर बने और डॉक्टर बने किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड से। तो ये तो ड्रीम कमिंग ट्रू है। वो एक बेसिकली समझ लें ड्रीम हिट हुई। आई ज्वाइन मेडिकल प्रोफेशन, फिर किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन की। ड्यूरिंग जब हम कर रहे होते हैं ना ट्रेनिंग, एमबीबीएस के दौरान अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग होती है, तो उसमें स्लोली एक्सपोजर होता है। राइट। पहले डेड बॉडी से स्टार्ट होता है, थर्ड ईयर में हम वो जो आप समझिए, फर्स्ट ईयर में हम जो हमारी डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर हम डायसेक्शंस करके बॉडी को रीड आउट करते हैं। थर्ड ईयर में पोस्टमार्टम्स होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस करते हैं टूवर्ड्स ऑपरेशन थिएटर्स और सारा। राइट। अब उसमें ह्यूमन बॉडी की जो हैंडलिंग थी इन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर, दैट वाज मेस्मराइजिंग। और मुझे वो सबसे मुश्किल काम है, जाहिर है आपको सर्जरी के लिए हौसला चाहिए होता है, फिर आपको एक स्टेमिना भी चाहिए होता है। घंटों खड़े होकर सर्जरी करना कौन सा आसान काम है। लाइक यू नो, सर्जन्स के अपने रिस्क हैं, स्पाइन के, अपनी टांगों के, खड़े होकर सर्जरीज कर रहे होते हैं। तो वो उस वक्त मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट थिंग विच आई शुड बेटर डू। अब सर्जरी का तो डिसीजन एब्सोल्युटली थर्ड ईयर में जब मेरा फर्स्ट एक्सपोजर हुआ ऑपरेशन थिएटर का, तो मुझे लगा कि ये तो काम मेरे करने वाला है। ठीक। तो हो गया। फिर उसके बाद आता है कि अब सर्जरी में भी आगे कौन सा काम करना है। तो बेसिकली मैं तो न्यूरोसर्जरी चाह रहा था। ठीक। न्यूरोसर्जरी में एक था कि जी गोल्ड मेडल्स भी थे और फिर था कि जी आई स्पाइन एंड ब्रेन रिलेटेड जो न्यूरोसर्जरी उससे रिलेटेड जो है वो मेरा वो काम करने का प्लान था। ठीक है। तो जब थोड़ा सा टाइम आगे गुजरा तो मैं एक्चुअली अपनी जब ट्रेनिंग स्टार्ट की स्पेशलिटी की सर्जरी की, तो उसमें पहले शुरू में हम जनरल सर्जरी करते हैं, फिर छोटी छोटी रोटेशंस होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और फिर अल्टीमेटली वी जॉइन द डिपार्टमेंट जिसमें हमने परमानेंटली फिर अपना टाइम गुजारना होता है। बिल्कुल ठीक। तो जब मेरी वो ट्रेनिंग्स की रोटेशंस में मैं था तो प्लास्टिक सर्जरी में मेरी 3 महीने के लिए मैंने एलोकेशन मेरी हुई, मैंने वहाँ टाइम गुजारना था। अब मेरा कोई फर्स्ट वीक चल रहा था तो एक यंग लड़का, उसकी सर्जरी अंदर चल रही थी ऑपरेशन थिएटर में। अब मैं जस्ट एक समझ लें कि जो एज ए गेस्ट जो आता है 3 महीने के लिए वहाँ स्पेंड करता है टाइम, अपने पेशेंट देखता है वहाँ क्या हो रहा है, ताकि उसको एक नो हाउ हो कि सर्जरी में इस फील्ड में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली वो देख सके। एग्जैक्टली। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में एंटर हुआ तो मैंने वो जो हमारा लिस्ट इंचार्ज था डॉक्टर, मैंने उससे पूछा कि आज इस कमरे में क्या हो रहा है और प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा जी एक नाक की सर्जरी हो रही है, बाइकर्स नोज है, मोटरसाइकिल से गिरा है और नाक बिल्कुल उसका वो चपटा हो जाता है, फ्लैट हो गया, तो वो उसकी सर्जरी होनी है। अब मुझे इंटरेस्टिंग हुआ कि यार अच्छा एक नाक अंदर चला गया, सारा फिस गया है, तो क्या उसको अब वो कैसे बनाएगा। तो मैं जो ही अंदर हुआ तो डॉक्टर साहब उसकी छाती पे काम कर रहे थे ना, तो मुझे लगा ये तो ऑपरेशन गलत हो रहा है, इसका नाक का मसला है, उसकी छाती खोल रहा है। तो फिर मैं ईमान के तीसरे दर्जे तक
चला गया दूसरे दर्जे तक कि मैंने अब डॉक्टर साहब को कह भी दिया नहीं, रोकना तो हाथ से ना, पहला दर्जा दिल में बुरा कहता है, दूसरा होता है जुबान से, तीसरा हाथ से, तो दूसरे दर्जे तक मैं पहुंच गया। मैंने जाके उनके कान में कहा, मैंने कहा जी इसका तो नाक का मसला है, आप छाती खोल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? उन्होंने क्या लगाया और मेरी तरफ देखा, तो उन्होंने बड़े वो स्टाइल से कहा, तू आज पहली बार आया मुझे लगा था। तो मैंने कहा जी मैं आज तो इट्स माय फर्स्ट डे इन ऑपरेशन थिएटर, अभी मैंने हफ्ता हुआ ज्वाइन किया। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे डिटेल से बताया कि यहाँ से हम पसली की हड्डी लेंगे, उसकी कोई कार्विंग करेंगे, शेप्स बनाएंगे, वो नाक में डालेंगे, हड्डी चूंकि क्रश हो गई है तो उसको रिप्लेस करना है। ठीक, अच्छा वो रिप्लेस रिब बोन से। अब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मेरी जो लाइफ में पहली इन्वेंशन थी वो उस हड्डी को डालने के लिए थी। इट वाज सो मेस्मराइजिंग फॉर मी। मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो आपने माशाल्लाह FCPS किया, FACS किया, MS किया, फिर PhD भी हासिल की, MPhil बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में मास्टर्स भी किया, MPhil किया, और फिर CMT की डिग्री भी हासिल की। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो हासिल करने की जो आपके अंदर वो क्या कहते हैं जो तलब थी वो खत्म नहीं हुई जी, वो तो और आपने चीजें इन्वेंट करनी शुरू कर दी। आई मीन लाइक डॉक्टर्स नॉर्मली सोचते ही नहीं है टू बिकम अ इन्वेंटर और साइंटिस्ट बन जाए हम, या ये चीजें डेवलप करना शुरू कर दें। वर्कलोड बड़ा होता है ना जी, तो वर्कलोड बड़ा बिजी होते हैं पेशेंट्स में। फिर आपको क्या हुआ सर? असल में होता ही है कि यही जो क्रेज था ना, ठीक है, कि यार अच्छा अब उसकी स्टोरी क्या बन रही है, मैं वहां रोके क्या। ओके, अब थोड़ी देर में उन्होंने वो सारा वो निकाली, पसली टेबल बैठ के शेप बनाई। जब उन्होंने इसके अंदर डाली ना, यहाँ उसने छोटा सा कट लगाया उस दिल के, अच्छा, सारा ये बैठा हुआ था ना, ओके, तो उसके अंदर रास्ता बना के कैंची से, तो फिर उन्होंने उसके अंदर जब हड्डी डाली तो ऐसे नाक उठ गया, उसकी शक्ल बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई, मेरी स्पेशलिटी बदल गई। राइट, मैं न्यूरोसर्जरी से स्विच हुआ तो मुझे लगा कि यार ये काम करने वाला। बिल्कुल ठीक, दिस इज क्वालिटी गिविंग। तो क्वालिटी, अब चूंकि मैं अपनी चॉइस से सर्जरी में आया, अपनी सुपर चॉइस से इम्प्रेस होके प्लास्टिक सर्जरी में आया, तो ये मेरा क्रेज है जो आप देख रहे हैं, जिनका भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल ठीक, कि पाकिस्तान में हम तो ओनली हु इज हैविंग मल्टीपल डिग्रीज इन प्लास्टिक सर्जरी, लाइक FCPS प्लास्टिक सर्जरी पहले मैंने कर लिया। ठीक, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी एक तो रिसर्च प्रोजेक्ट सॉर्ट करने हैं, और मुझे किंग एडवर्ड में, चूंकि मैं पढ़ा भी किंग एडवर्ड से था, फिर ट्रेनिंग भी वहाँ से थी, काम भी वहाँ कर रहा था। ठीक, तो मुझे लगा कि मेरी यूनिवर्सिटी से भी मुझे एक डिग्री करनी है, तो MS प्लास्टिक सर्जरी भी मैंने फिर किया। ठीक, फिर कुछ देर अमेरिका में काम करने का टाइम मिल गया, FACS किया, फिर PhD की। फिर जो चूंकि मेरे पास बर्न के पेशेंट्स आते हैं, तो बर्न के पेशेंट्स की न्यूट्रिशन डिफरेंट होती है। अब चूंकि मेरे पास न्यूट्रिशनिस्ट तो अदरवाइज अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन चूंकि बर्न का एक्सपोजर उस तरह का नहीं होता, उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको उस तरह नहीं पता होती। ठीक है, तो मैंने कहा यार पर्टिकुलरली व्हेन आई एम हेडिंग अ बर्न, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको एज ए होलिस्टिक अप्रोच में लेना है। तो मैंने फिर बर्न में जो न्यूट्रिशन होती है उसमें फिर मैंने MS किया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो मुझे लगा कि नहीं यार, सिर्फ बर्न को ट्रीट करना काफ़ी नहीं है, बर्न को बचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप डेटा एनालाइज कर लें या एक दफ़े लिटरेचर को खंगाल लें, तो अभी तक हमारे पास जो बर्न का बेस्ट ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन है। हम 100% कभी भी उस तरह से नॉर्मलाइज नहीं कर सकते जिस तरह बंदा पहले था, चाहे मामूली सा निशान रहे, फ़र्क होता है। तो मैंने कहा कि हम बर्न को प्रिवेंट करते हैं। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MPhil पब्लिक हेल्थ किया, हाउ टू प्रिवेंट अ डिजीज प्रोसेस, इसका इनसाइट मुझे पब्लिक हेल्थ ने दिया। राइट, फिर मैंने वो जो CMT आप बता रहे थे, वो सर्टिफिकेट इन मेडिकल टीचिंग होता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे। सो इट वाज ऑल एक्चुअली, जब मैं ये डिफरेंट वैरायटी की डिग्रीज कर रहा था तो लोग कहते थे कि आई एम नॉट फोकस्ड। राइट, क्यों आप इस कदर जो है कभी न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, कभी पब्लिक हेल्थ पढ़ रहे हैं, कभी टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो अब लोग एग्री करते हैं कि आई एम द मोस्ट फोकस्ड। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्पेशलिटी के इर्द गिर्द जो नॉलेज था उससे रिलेटेड मैंने अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, डिग्रीज भी ली। अब जब मेरा मॉर्निंग राउंड होता है तो मेरे मॉर्निंग राउंड को सुनने के लिए लोग दूसरी वार्ड से भी आ जाते हैं। ठीक, मेरा राउंड होता है वो सिर्फ मेरे PGR जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नहीं होता। ठीक है, मेरे पैरामेडिकल के लिए होता है। मेरा जो पट्टी करने वाला जो ड्रेसर है उसके लिए भी मेरा राउंड इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको पता होता है कि ऐसी बातें कई होंगी जो मुझे भी समझ आएंगी और जिनसे मेरी भी प्रैक्टिस में फर्क पड़ेगा। जैसे पट्टी करने के जो मॉडर्न वेज हैं मैं उधर बात करूंगा ताकि डॉक्टर को भी पता हो, ड्रेसर को भी पता हो। इसी तरह जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी मैं परसों की बात करूं तो पेशेंट ही वाज इन सीवियर पेन, बर्न के पेशेंट, बर्न में पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी स्टाफ नर्स ने मुझे कहा मॉर्निंग राउंड पे कि सर इसको दर्द बड़ी होती है और हम बड़ा टीका लगाते हैं और वो सारा, और मेरा मॉर्निंग राउंड पे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये मैं अगर आपसे पूछूं या किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछूं
तो दवाइयों के नाम ही बताएंगे, पैराडोल बता देंगे सर। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा था कि यार इन्होंने सोचा नहीं है। तो मैंने फिर एक बात कही तो सबको एकदम से लगा कि वाकई, मैंने कहा दुनिया का सबसे पेन किलर, बड़ा जो दर्द रिलीव करने वाला पेन किलर है वो आपके वर्ड्स हैं। यू कंसोल, राइट, आपके अल्फाज सबसे तगड़ा पेन रिलीव करते हैं। यू मस्ट टॉक टू देम, यू मेक देम कंफर्टेबल, राइट। तो फिर जाके चीज होती है। तो वो इस तरह की चीजें फिर चूंकि जब व्हेन यू आर अ टीचर, यानी वो जो बच्चों को कहते थे देखो चिड़िया, बच्चे का ध्यान लगाते थे क्या क्या सो इट गोस लाइक दैट, दिस इज हाउ टू गो, राइट। अब आप जैसे पेशेंट है, कोई बाजू टांग कोई एक्सीडेंट में या शुगर की वजह से या किसी कैंसर की वजह से कट गई है, ठीक। अब पेशेंट रिमोर्स में होता है, टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है कि यार माय गॉड मैंने ये क्यों ऐसे मतलब शुगर को नेग्लेक्ट कर और लिया। डॉक्टर या किसी भी हेल्थ केयर से रिलेटेड बंदे के अल्फाज उस टाइम पे ऐसे जैसे लिटरली मसीहाई आवाज लग रही होती है कि यार ये, क्योंकि होप ही वहां से होती है, ट्रू, क्योंकि होप वहां से होती है कि जो ये कहेगा मुझे वो होगा, कि मेरे अल्फाज में इतनी पावर होती है कि मेरी बातें सुन के मरीज मेरे से कटने के लिए तैयार हो जाता है। हम सर्जन, राइट। अब देखें ना, हम रिलीविंग, राइट। मैं लोगों की तकलीफें कम करता हूँ, खुद तो नहीं करता ना, अल्लाह के दिए में से देता हूँ, उसके फजल से सारी चीजें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं किसी की तकलीफ कम करता हूँ तो मेरा, देखें तो सही है, आई डू इट विद कटिंग, एग्जैक्टली, इज इट दैट एंड समवन इज आस्किंग यू कि ठीक है डॉक्टर साहब काट दे मुझे, इज इट दैट सिंपल। मेरी बात सुन के मैंने कभी कोई गनमैन या गार्ड नहीं साथ भेजा जो मरीज को कहे भाई दवाई खा लेना। मरीज को खुद पता होता है मेरे डॉक्टर ने कहा था मैं दवाई खाऊं है, और उन वर्ड्स में इतनी पावर है कि मरीज को रात को भी परेशानी होती है दवाई मैंने खाई है कि नहीं खाई, हमें डॉक्टर ने कहा था। तो एक क्लिनिशियन के, फिजिशियन के, सबसे पहले तो मरीज को अश्योर हो जाना चाहिए कि डॉक्टर उसका सिंपैथेटिक है, उसकी केयरिंग में है, बिजनेसमैन नहीं, राइट। जब उसको पता लग जाता है कि डॉक्टर मेरी केयर कर रहा है और ये मशवरा मेरे लिए है, तो फिर ऑनेस्टली मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो हाथ भी चूमते हैं, जूता उतार के नंगे पांव अंदर अदब के लिए आते हैं। और मैंने चूंकि आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, मैंने कनाडा से जापान तक, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी बड़ी मीटिंग हो प्लास्टिक सर्जरी की तो मैं उसमें फैकल्टी होता हूँ। 37 इंटरनेशनल लेक्चर्स हैं मेरे, और अभी रिसेंटली सिंगापुर से वर्ल्ड अवार्ड भी मैंने लिया। यस बिल्कुल, बल्कि मेरे पास आपका ये वर्ल्ड अवार्ड है और मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूंगा कि डॉक्टर साहब कंसेक्यूटिव इट्स द थर्ड ईयर के आईसैप से गोल्ड मेडल मिल रहा है डॉक्टर साहब को, और ये 2025 का गोल्ड मेडल भी रिसीव किया डॉक्टर साहब ने, और यू आर अ प्राइड फॉर पाकिस्तान। आई मीन लिटरली मैं तो डॉक्टर अफजल बाजवा से जब मिला तो मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए इनकी इन्वेंशन सुन के, और मैं नाज़रीन आपसे भी शेयर भी करूंगा। डॉक्टर साहब अब ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वो काम जो दुनिया के बड़े प्लास्टिक सर्जन नहीं कर सके, बड़े बड़े मायानाज, बड़े बड़े नाम हैं, यानी वो लोग जिनकी किताबें आपने पढ़ी हैं और आज आपके चैप्टर्स उन किताबों में ऐड हो रहे हैं, और फिर वो प्रॉब्लम, जिस तरह आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझसे भी शेयर की थी कि ये नाक की हड्डी को बनाते हुए जो नीडल यूज़ की जाती थी, यानी जिस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता था उसके अंदर फिलिंग करके काट के, तो ये चीज़ों की इन्वेंशन का आज तक और किसी को ख्याल कभी नहीं आया। वेरी ट्रू। आपको कैसे आया? वो मैं ये बता रहा हूँ कि इट्स समथिंग मोर ऑफ अ कॉमन सेंस। लाइक मुझे ये था कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ और मुझे कहीं रेजिस्टेंस आती है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कहीं कोई स्टेप कर रहा हूँ, ऑपरेशन प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि यार वहाँ पे ये स्टेप को इस तरह से आसान किया जा सकता है। ठीक है। अब उसके लिए फिर जो ही मैं ऑपरेशन से फारिग होता हूँ, जैसे मैं को टाँका लगा रहा था, कोई जगह लिमिटेड थी, वहाँ से मुझे स्टिच लेने में मुश्किल हो रहा था, या जैसे मैंने कहा कि यहाँ हम पसली की हड्डी लेते हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं तो वो इसके अंदर डालते हैं नाक ऊंचा करने के लिए, जो मेरा जो ऑपरेशन मुझे खींच के प्लास्टिक सर्जरी में लेके आया। जी बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इतने सारे छोटे छोटे पीसेस कैसे रखें, तो लोग सिरिंजों में भर भर के तो वो डालने की कोशिश करते। अब ज़ाहिर है वो पीसेस हैं कार्टिलेज के, सिरिंज में उस तरह सक भी नहीं किए जा सकते। तो पीछे से वो निकाल के इंसुलिन की सिरिंज उसके अंदर वो स्टफ करते थे, फिर आगे से उसको कैंची से काटना। अब सिरिंज को कैंची से काटना इज इट, वो भी बड़ा मुश्किल काम था। फिर वो उसकी आगे इरेगुलर मार्जिन, फिर उसके अंदर पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट ऐसी हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीसेस, यस, प्लास्टिक के पीसेस थे। फिर इवन एक वो था कि एक सर्जिसिल नाम की एक चीज़ होती है, वो एक समझ लें एक एब्जॉर्बेबल कोई कपड़े की तरह होता है, तो उसके अंदर रख के लोग लपेट के टांके लगा के भी अंदर डालते थे। फिर इवन बॉडी से कुछ फेशिया लेके या लेयर्स लेके झिल्लियाँ तो उसके अंदर पैक करके तो फिर भी रखने की कोशिश करते थे। इट वाज नॉट दैट इजी, और ये ऑपरेशन कोई 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते थे। ठीक है। तो मुझे लगा कि यार इसके लिए कोई आसान रास्ता सोचना चाहिए। फिर मेरा जो पहला इन्वेंशन थी ABCCI, अफजाल बाजवा कार्टिलेज कलेक्टर एंड इंजेक्टर, ये मेरा पहला पेटेंट हुआ। तो वो पेटेंट का सफ़र भी बड़ा मज़े का था कि वो मैंने एक डिज़ाइन किया। तो मैं चूँकि पसरूर से सियालकोट से बिलोंग करता हूँ,
तो वहाँ सियालकोट में तो हमारे पता है आपको इंडस्ट्री Surgical, इतनी सारी yes, all over the world. ओवर द वर्ल्ड हमारा तो इट्स वेरी वेरी फेमस। यस तो मैंने वहाँ एक दोस्त से बात की, मैंने कहा यार इस तरह से मैं एक इंस्ट्रूमेंट सोच रहा हूँ तो बन सकता है? उसने कहा सर बन सकता है, आप स्केच करके दें। ठीक तो जी मैंने स्केच करके दिया, उसने मुझे बना के दिया। हम्म, मुझे लगा कि नहीं इसमें यहाँ ये ठीक नहीं है, फिर मैंने उसको दोबारा करेक्शन की। इवन 12 टाइम्स वो बैक एंड फोर्थ शिफ्ट होता रहा कि अच्छा मैं वो आता था लेके, मैं अगली दफ़े फिर मीन में एक निकाल देता, ये सीधा कर दो, इधर से कर दो। ठीक तो वो 12वीं दफ़े बड़ा शानदार किस्म का इंस्ट्रूमेंट होगा। राइट अब वो जब बन गया तो मेरी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल होगी। तो मुझे लगा यार ये मुझे अपने तक नहीं रखना चाहिए, राइट आई शुड मेक इट जनरलाइज, मुझे लोगों को इसको अवेलेबिलिटी करनी चाहिए। जब मैंने उसको कहा, उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो दोस्त था, मैंने कहा यार ये अवेलेबल ना करें, उनके सर ये बिल्कुल अवेलेबल हो सकता है, तो व्हाई नॉट यू अप्लाई फॉर अ पेटेंट, राइट कि आपका एक अच्छा आइडिया है और इस तरह का पहले है भी नहीं है, आप पेटेंट अप्लाई करें, वो आपको राइट्स मिल जाएंगे, तो हम इसको फिर मार्केट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो चूंकि बहुत आइडिया नहीं था मुझे राइट अप का, फिर मैं हमारी जो IPO का एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी सपोर्टिव पीपल, मैं वहाँ विजिट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर इस तरह से इसका एक पैटर्न होता है, उस पर आप राइट अप स्टार्ट करें, उसके क्लेम्स लिखें, उसकी इंट्रोडक्शन लिखें, वो सारा, तो फिर आप एक फ़ाइल जमा कराएं, ठीक और उसकी डिजाइड मतलब रिक्वायर्ड फ़ी होती है, वो जमा कराई बैंक में, वो सारा उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे किए। ठीक फिर उसके बाद उस पर एक एग्जामिनर लगता है जो उसको इवेल्यूएट करता है कि क्या वाकई इनोवेटिव है, दुनिया में किसी और का तो नहीं है, किसी चीज़ के साथ मैच तो नहीं कर रहा। तो वो सारा करके, तो उसके बाद फिर जनाब कोई ऑब्जेक्शंस हों तो वो आपको लगाते हैं, वो फिर ऑब्जेक्शन आप जब क्लियर करते हैं कि उसमें ये मैंने इस तरह से चेंज किया है, तो वो अल्टीमेटली फिर वो मुझे लेटर मिल गया। दैट वाज सो इनकरेजिंग, आई वाज इन एयर कि यार ये तो मतलब ये तो मिरेकल हो गया कि मैं उठाए काम, मतलब मेरा पेटेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, आई जस्ट गॉट इट हिट। और वो चूँकि क्या था, स्टोरी बिहाइंड क्या थी, एंड यूजर, राइट क्योंकि मैंने ही इस्तेमाल करना था, आपको प्रॉब्लम पता मेरी चल रही ही थी, जरूरत थी। यस अब एक बंदा जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो ऑपरेशन तो नहीं कर रहा ना, अब उसको क्या पता मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जैक्टली अब वो अगर मैं उसके शू में अपना पाँव रखूंगा तो फिर वो ऐसे ही फिटिंग नहीं होगी। ठीक है अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे पता है मुझे इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वो मैंने उस पेटेंट को USA में अप्लाई किया, यहाँ से कॉपी लेके। ठीक है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 18 पेटेंट्स हैं, और मैंने कभी भी डायरेक्टली किसी कंट्री में अप्लाई नहीं किया। ठीक है उसकी वजह यह है कि जैसे मैं अगर कहीं किसी और कंट्री में अप्लाई करूंगा तो वो उस कंट्री में ही अप्लाई काउंट होता है और उसी कंट्री का ही गिना जाता है। राइट मैं ये करता हूँ कि मैं पहले हमेशा अपना पेटेंट अपने पाकिस्तान में अप्लाई करता हूँ, IPO से उसकी एक अटेस्टेड कॉपी लेता हूँ, और उस कॉपी से फिर किसी दूसरी कंट्री में जैसे USA में या UK में अप्लाई करता हूँ। ठीक उसका होता है कि उस कंट्री में पेटेंट भी हो जाता है और वो इन्वेंशन पाकिस्तान की पाकिस्तान काउंट के होती नाम है, पर रजिस्टर्ड, दैट्स तो वो बड़ा मजे का होता है। ये बहुत जबरदस्त बात है और तो पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिट्टी और अब तक 18 इंस्ट्रूमेंट्स आप जो है 18 वो invention पेटेंट मेरी, कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और आई मीन ये तो अमेजिंग है, बिकॉज आप जैसे बंदे से मिलना, कि नॉर्मली डॉक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं, अपने काम से बढ़ के या करने की सोच नहीं होती उनके पास। जिस तरह पूरी दुनिया में अगर कितने बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जन मौजूद थे, किसी ने नहीं सोचा। प्रॉब्लम्स तो सब फेस कर रहे थे, यानी वही सिरिंज को काटना, नाक में घुसाना और सब कुछ करना। ऐसे ही। सो लाइक यू हैव इन्वेंटेड समथिंग। या इसी तरह फिर नेक्स्ट में मैं वो बताया ना कि जब हम पसली लेते हैं तो हम ठीक है। कट लगा के वो पसली को नंगा करते हैं, फिर उसका पीस लेते हैं। ठीक तो मैंने फिर एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर ली जो क्लोज में छोटा सा सुराख करके तो पसली का एक पीस निकाल लाता है। राइट। ये फिर आप आके सोचना शुरू करते आई मीन इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से नाजरीन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अफजाल बाजवा ने जो ये इन्वेंशंस की हैं, इनकी वजह से 2.5 घंटे लंबा ऑपरेशन जो था वो आधे घंटे तक, वो आधे घंटे में रिड्यूस हो गया। और देखिए कि 2.5 घंटे तक कितनी उसकी एफर्ट लगती थी, कितना टाइम लगता था, एंड वही 2.5 घंटे का ट्रीटमेंट सिर्फ आधे घंटे के अंदर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेंटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। टू मेक लाइफ इजी। देखें ना, पैदल कहीं जाना हो और बंदे के पास गाड़ी हो तो सफर में आसानी भी होगी, बड़ी आसानी, बड़ा क्विक हो जाता है। उससे एनेस्थीसिया की बचत हुई, सर्जन की लेबर कम हो गई, पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो गई। तो डॉक्टर साहब ने सर्जरी की गाड़ियां इन्वेंट की हैं एक्चुअली। बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी नाजरीन आप सबके साथ जो आज हमने शेयर की। डॉक्टर अफजाल बाजवा इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। इनकी ये अचीवमेंट्स, इनके ये पेटेंट्स, ये सब कुछ जो है ये आने वाले दौर में पता चलता जाएगा आपको। और ही इज़ अ वेरी बिग नेम, और जो इनके अचीवमेंट्स हैं ये इट्स फार बियॉन्ड जो हम बाकी अपने एथलीट्स की, या वर्ल्ड कप जीत लेना पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ उस वर्ल्ड कप जीतने से भी, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 92 में जीता गया था, उससे बड़ी अचीवमेंट्स मेरे हिसाब से डॉक्टर अफजाल बाजवा की हैं। लेकिन शायद पढ़े लिखे हम लोग नहीं, उस तरह से इन चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बट आई गैस कि ये दीज आर वेरी बिगर अचीवमेंट्स इन दैट, और पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और नाजरीन उम्मीद है आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।